तो आज की जो हमारी ये क्लास है, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्लास तो एमपीपीएससी की है। एमपीपीएससी की अगर मेरी आवाज अगर हमें दिक्कत अगर आएगी तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थोड़ी हवा जो है तेज चल रही है। तो एमपीपीएससी की ये जो है क्लास का टाइम है, हालांकि 1 to 2 PM होता है क्लास। आज थोड़ा सा डिले मैंने स्टार्ट किया, तो 1:30 पर स्टार्ट किया, लेके चलूंगा 2:30 तक आपकी क्लास को, ठीक है। तो यूजीसी नेट का ये सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं इस समय, दिसंबर 2013 का। और इसमें आप पहले प्रश्न पत्र द्वितीय देखेंगे, फिर आप प्रश्न पत्र तृतीय भी आप इसी में देखेंगे, इसी पीडीएफ में, ठीक है। और आगामी परीक्षा डीएसएसबी का है। आप सबको अच्छे से मालूम है कि डीएसएसबी में सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, क्रिमिनोलॉजी है। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ आपकी जो आगामी परीक्षा है ये प्रश्न हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और दिसंबर 2013 का ये पहला प्रश्न है। कहता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। इस रूप में समाजशास्त्र की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है टी पार्सन्स, बी कहता है आपका मैकइवर पेज, सी कहता है इस्माइल दुर्खिम या इमिल दुर्खिम, डी होता है आपका मैक्स वेबर। सही जवाब क्या आप देना उचित समझेंगे, बताइए। मैकइवर और पेज, नहीं सब मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, यहां सत्य जवाब जो होगा मैक्स वेबर होगा। देखिए ये बेसिकली फैक्ट है, और मैं कहूंगा डीएसएसबी बच्चों को कि जिस परिभाषा में आप लोगों को वो चीजें एग्जैक्ट याद ना हो तो उस पर आप लोग क्लिक नहीं करेंगे। डीएसएसबी में बेसिकली क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग है, तो उसमें आप लोग क्लिक ना करें क्योंकि ये परिभाषा से सवाल है। और यहां एक ट्रिक बना लीजिए कि सामाजिक जो कार्य है उन कार्यों की व्याख्या की समझ की जो प्रयास की बात करता है, सामाजिक कार्य की व्याख्यात्मक समझ का जो बात करता है, उस विद्वान का नाम है मैक्स वेबर। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो डी करेक्ट माना जाएगा। सामाजिक क्रिया के अंतर्गत इनके जो सिद्धांत है उनमें ये परिभाषाएं हमें देखने को मिलती है, और इसका सही जवाब बेसिकली यही मिलेगा। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर का दिया गया है। तो मैक्स वेबर ने कहा था कि वही सामाजिक क्रिया में कि व्याख्यात्मक समझ अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ की व्याख्या करता है, यही बता रहा है। यही पूरी ट्रेडिशनल शब्दों में बात कर रहा है आपसे कि व्याख्यात्मक समझ अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ की व्याख्या करता है, और वह व्याख्या समाजशास्त्र की कारणात्मक व्याख्या है। किसकी व्याख्या है? कारणात्मक व्याख्या है, जो सामाजिक क्रिया आगे बढ़ाती है। वेबर ने कहा कि जब व्यक्ति किसी क्रिया को करता है ना, तो उसके पीछे वह अपने स्वयं का कोई अर्थ अवश्य लगाता है। वेबर ने अपनी पहली बार समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के साथ जोड़ा था, इसलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा फैक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है। संस्कृति जो है मानव की पथ प्रदर्शक है, और यह सभी पथ प्रदर्शकों की भांति उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। निम्न में से कौन सी विचारधारा इस दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती है? वो विचारधारा बताना है। उद्विकासी विचारधारा है कि मार्क्सवादी विचारधारा है कि प्रसारात्मक विचारधारा है या संस्कृति व्यक्तित्व विचारधारा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सवाल है संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है। सर डी। ओके डी मार्क्सवादी विचारधारा। ओके देखिए संस्कृति, ध्यान सुनिएगा, संस्कृति मानव की पथ प्रदर्शक है और यह सभी पथ प्रदर्शक की भांति ही उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है और दासता से मुक्त करती है। तो संस्कृति व्यक्तित्व विचारधारा है और सही जवाब डी है, ठीक है। आपको बता दें कि संस्कृति समग्र का एक पहलू है जिसमें व्यक्ति ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक शिक्षा, कानून, रीति रिवाज और अन्य क्षमताओं और व्यवहार समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। सही जवाब ऑप्शन आपका डी माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, समाजशास्त्री कल्पना
शब्दावली निम्नलिखित में से किसने बनाई है? समाजशास्त्री की जो कल्पना शब्द है ये किसने बनाई है और किस विद्वान ने, यह आपको बताना है। C.W. मिल्स का नाम, C.W. मिल्स का नाम इन्होंने बनाया है। आपको बता दें कि सोशियोलॉजिकल इमेजेशन का सिद्धांत किसने दिया है? समाजशास्त्रीय इमेजन का कल्पना का सिद्धांत किसने दिया है? तो C.W. मिल्स ने दिया है। मुझे याद है कि मैंने इसके बारे में आपको लिखवाया है। समाजशास्त्र कल्पना के सिद्धांत C.W. मिल्स का नाम है। इस सिद्धांत में ना समाजशास्त्र के निर्माण की एक कल्पना प्रस्तुत की गई है कि समाज कैसे और किन रूपों में कार्य करेगा। यह पुस्तक कई कारणों से प्रसिद्ध रही और इस पुस्तक में मिल्स एक सामाजिक आलोचना के रूप में उभर कर सामने आए थे। यह शिक्षण की एक व्याख्या के रूप में प्रेरणा प्रदान करती है और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो बी करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सत्य है। यहां पर इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के आधार पर। ठीक है, बताइए स्पष्ट है? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कहता है कि निम्न पुस्तक में आपको आइडेंटिफाई करनी है और इसका क्रम बताना है। जब आपको क्रम पता रहेगा तो आप इसका इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मैंने आपको दास कैपिटल की किताब लिखवाया है और दास कैपिटल की किताब मैक्स वेबर की किताब है, सन 1867 की है। क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं? होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि यही है। उसके बाद प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म शब्द आपको बता दूं, ये मैक्स वेबर की किताब है, कार्ल मार्क्स की नहीं है, ये मैक्स वेबर की किताब है। और इस किताब की अगर मैं बात करता हूं तो हालांकि ये 1904 और 5 में प्रकाशित हुई, तो एग्जैक्ट मैं कहूंगा कि 1904 आप लोग लगाइए यहाँ पे, 1904 और 1905 में प्रकाशित हुई थी। पैटर्न्स ऑफ कल्चर की बात अगर मैं करता हूं आपसे, पैटर्न्स ऑफ कल्चर की बात करता हूं तो रूथ बेनेडिक्ट की किताब है, सन 1934 में ये किताब बेसिकली मेंशन की गई थी, रूथ बेनेडिक्ट का नाम। वहीं बात करता हूं द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ की बात, तो आप लोग कहते हो कि इमिल दुर्खिम, और ये किताब सन 1912 में आई थी। मैंने इन सभी किताबों के बारे में बता चुका हूं और सही ऑप्शन आपको मैच करना है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सर ए नहीं होगा, बी सर यही तो ऑप्शन होगा। करेक्ट होगा। हाँ? सर यही तो होगा क्योंकि 1967 होगा ना सर। अच्छा अच्छा, की हुई है। हाँ, ऑप्शन 1 1904, ऑप्शन फिर 1902, फिर 4 1 2 4, फिर लास्ट में 3। सर गलत है ऑप्शन, ये तो नहीं सर होगा, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ऑप्शन ही सारे गलत है। हाँ सही कह रहे हो। यहाँ पे यहाँ जो है स्टार दिया गया होगा इस बच्चों का, ऑप्शन ही सही तरीके से मैच नहीं किया गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन आपका ये बनेगा 1 2 4 3 बनेगा। ठीक है, क्लियर है ना? बता दीजिए सेकंड का राइटर का नेम क्या बताया सर? सेकंड का बुक का प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म शब्द की किताब जो लिखे हैं सर, मैक्स वेबर ने लिखा है, मैक्स वेबर। ठीक है, अगला सवाल, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों की निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। मतलब एक व्यक्ति की जो जुड़ी हुई विभिन्न परिस्थिति है, विभिन्न प्रकार का जो उसका स्टेटस है, उसे किस नाम से जानोगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब आपको बताने हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इस सवाल का, बताइए। सर परिस्थिति पुंज। परिस्थिति पूर्ण की बात आप कह रहे हैं, और यहां आपका जो जवाब जाएगा परिस्थिति पुंज नहीं, परिस्थिति पुंज आपका करेक्ट जवाब होगा। परिस्थिति पुंज जानते हैं अवधारणा किसकी थी? आर.के. मर्टन की थी। आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन ने ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं ये बताया था। कहा था कि एक व्यक्ति में जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को ही हम पुंज, परिस्थिति पुंज के नाम से जानते हैं। किसी भी व्यक्ति की कभी भी
एक ही परिस्थिति नहीं हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, उसका स्टेटस अलग अलग हो सकता है, याद रखिएगा। और वह कई परिस्थितियों को जन्म देने के साथ ही लेकर पैदा होता है, और उसके अतिरिक्त वह अपने कार्यों एवं प्रयासों से भी कई परिस्थितियां प्राप्त भी करता है। तो परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, जरा बताइए आप लोग कौन कौन सी परिस्थिति होती है? सर प्रदत्त और अर्जित। बिल्कुल सही जवाब, प्रदत्त और अर्जित। जन्मजात कौन सी होती है? सर प्रदत्त। प्रदत्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिक्षा किसका एग्जाम्पल है, किस परिस्थिति का? सर अर्जित अर्जित। का। अर्जित। अर्जित। चलो, यानी आप लोग अच्छा इसको जानते हो, इसके बारे में, ठीक है। जैविकी किसका एग्जाम्पल है? जैविकी परिस्थिति। सर ये भी अर्जित प्रदत्त में आएगा। जैविक जैविकी प्रदत्त। प्रदत्त में आएगा, बिल्कुल सही, प्रदत्त में प्रदत्त में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं? प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं शारीरिक निकटता, आकर्षण, लघुता, सहनशीलता। अच्छा, इनमें से कूट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जी सर ऑप्शन Choose नंबर करना। सी। ऑप्शन सी बता रहे हैं आप? जी सर। चलिए देखिए, देखिए प्राथमिक जो समूह है ना, भौतिक स्थितियां में जो शारीरिक निकटता होती है ना, ठीक है, लघुता होता है, ठीक है, लघुता पाया जाता है, और सहनशीलता भी पाई जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्राथमिक समूह की अवधारणा आप अगर पढ़ेंगे सीएच कूले की, कूले हाँ, 1909। कूले की 1909 में, और वह किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन किताब, तो उसमें कूले ने प्राथमिक समूह की शारीरिक निकटता, लघुता, सहनशीलता, हम की भावना, एकता और स्वार्थपरकता का अभाव, उद्देश्यों में समानता, व्यक्तिक और स्वाभाविक संबंध, आमने सामने का घनिष्ठ संबंध आदि जो स्थितियां हैं, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है प्राथमिक समूह। तो सही जवाब ए 3 4 किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन डी 1 3 4 है ना, केवल आकर्षण नहीं होगा, यहां पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सहमत हैं आप लोग, बताइए। पूर्ण रूप से सर। ओके, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको आइडेंटिफाई करनी है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। आपको बताने हैं 4 ऑप्शन, आपके सामने दिया गया है। सर ए स्प्राउट। ए स्काउट, क्या जानते हैं सिराज सर स्काउट। या कोई भी बच्चे, मुझे बताएं जरा स्काउट क्या होता है? स्काउट शब्द जो मेंशन किया गया है, ये क्या होता है? द्वितीयक समूह का पार्ट है, ये करेक्ट बात है। स्काउट का अर्थ क्या होता है? बालचर। स्काउट का मतलब होता है कि एक बालचरी एक आंदोलन है जिसमें बच्चों से बड़ों तक के उच्च कोटि की नैतिकता और योग्यता का विकास होता है, ठीक है। स्काउटिंग आंदोलन के जो जनक रहे थे उनका नाम है बैडन पावेल, और भारत में स्काउटिंग 1913 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। स्काउट एंड गाइड संस्था है अब वो। तो यहां सत्य जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर ए है। यह प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, साथी समूह, विद्यालयों की कक्षा और परिवार, यह प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल है। स्काउटिंग या स्काउटिंग शब्द एक बालचारी आंदोलन है जिसमें बच्चों से बड़ों तक के उच्च कोटि की नैतिकता और योग्यता का विकास किया जाता है उसमें। इसके जनक बैडन पावेल। और भारत में स्काउटिंग किसने प्रारंभ किया था?
एनी बेसेंट Annie ने Besant. अब उसे किस नाम से जाना जाता है? तो स्काउट और गाइड संस्था के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से किसी सामाजिक समूह के मूल विशेषता है? सवाल है सामाजिक समूह की विशेषता। आपको बताना है कि सामाजिक समूह की विशेषता कौन सी है। बताइए। सर ऑप्शन सी, तीनों चार। संगठन और वी फीलिंग, हम की भाव, वी फीलिंग और संगठन। कम्युनिटी में आएगा ये। अरे ऐसा नहीं है क्या, ग्रुप में हम नहीं करेंगे वी फीलिंग? ग्रुप में हम की भावना नहीं होनी चाहिए? सर होगी, यही दो होंगे। बिल्कुल होगा। स्वावलंबन, देखिए स्वावलंबन बेसिकली ये विशेषता आत्मनिर्भरता के सेवार्थी के परिप्रेक्ष्य में बताता है। ठीक है, सेवार्थी के परिप्रेक्ष्य में बताता है। और सुस्पष्ट सांस्कृतिक लक्ष्य ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में रिप्रेजेंट होता है। हालांकि किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषता यही हो सकती है, हम की भावना, संगठन, लेकिन समूह में दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक जागरूकता की भी बात करते हैं, लक्ष्य और स्वार्थ की बात होती है, ऐच्छिक सदस्यता की बात होती है, अस्थायी आदि विशेषताएं जो पाई जाती हैं वो सामाजिक समूह में पाई जाती है। तो केवल और केवल पहला और दूसरा होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है सर अगर 3 ऑप्शन होते तो स्वावलंबन उसमें आ सकता था ना, अगर 1 2 3 होते तो। स्वावलंबन सोच सकते थे, अगर थर्ड होता तो कर भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्राथमिकता हमें भी फीलिंग को देनी चाहिए, स्वावलंबन को नहीं जी, देनी जी। चाहिए, है ना? जी जी। क्योंकि स्वावलंबन कभी कभी केसवर की प्रक्रिया में आता। स्वावलंबन तो कम्युनिटी में भी आएगा, इंडिपेंडेंसी वाली प्रक्रिया तो तीनों में आती है, लेकिन पर्टिकुलर सवाल पूछा तो सामाजिक समूह के अंतर्गत तो ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देन उसके बाद वी फीलिंग भी इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद अगर ऑप्शन में होता तो स्वावलंबन भी लगा सकते थे। ऑप्शन जी में सर। होता तो सुस्पष्ट संस्कृति का लक्ष्य भी होता है। ऐसी बात नहीं हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते क्या, बिल्कुल संस्कृति का लक्ष्य प्राप्त करना चाहेंगे, वो भी आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, बट प्राथमिकता के आधार पे पहला आपका ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पे, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दुर्खिम के अकॉर्डिंग कि शिक्षा समाज में उसके सदस्यों के बीच एकरूपता और सततता और प्रतिबलित करती है। क्या ऐसा है, एजुकेशन समाज में सदस्यों के बीच एकरूपता लाती है और लगातार उसमें प्रतिबलित करती है, यानी परिवर्तन यानी बदलाव भी करती है? बिल्कुल जी सर, सत्य है ये। सत्य बात है। दूसरा कहता है, या जो ऊपर की दुर्खिम के अकॉर्डिंग बात कही गई, दूसरा कहता है ये विचारधारा में कि व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क स्थापित करते हुए, क्या यहाँ पे शिक्षा जो समाज में सदस्यों के बीच एकरूपता और सतता जो है, एकरूपता और सतता जो है वो समाज के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु समाज के मानदंड और मूल्यों को स्थापित करती है? क्या अपनी भूमिका ये निभाती है? तर्क बताइए। सर निभाती है। बिल्कुल, देखो बात सर। दोनों करेक्ट है, बात दोनों करेक्ट है, परंतु अब आपको यह बताना है कि इसकी व्याख्या है या नहीं है। सर व्याख्या सर नहीं व्याख्या है। नहीं है। व्याख्या नहीं व्याख्या लगी। नहीं है। हाँ भाई, और भी लोग बताइए जरा। विकास सर मेरे को लग रही सर है। विशेषता है, बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या है इसमें, क्योंकि हाँ। विचारधारा अगर 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 देखो, सोचने वाली बात है, सोचो एक बार। सवाल कहा गया कि दुर्खिम ने कहा कि भाई शिक्षा और समाज उसके सदस्यों के बीच में एकरूपता और जो है सतता, मतलब कंटिन्यूअस और प्रतिबलित करती है। तो ये जो प्रतिबलित कर रही है, एकरूपता जो कर रहा है शिक्षा और समाज में, तो वही विचारधारा तो व्यक्ति और समाज के बीच ही तो संपर्क स्थापित हो रहे हैं यहाँ पे, और फिर समाज के तो मानदंडों और मूल्यों को तो ही स्थापित करेगा अगर जब एजुकेशन सही तरीके से लेगा, एकरूपता आएगी, सत्ता परिवर्तन होगा, प्रतिबलित करेगी, तो इसीलिए तो करती है ये। सही जवाब है।
व्याख्या आपकी सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाएगा इस सवाल का जवाब, ठीक है ना, पहला करेक्ट जवाब है यहाँ पे। बताइए कोई डाउट लग रहा है? अभी आप लोग कह रहे थे नहीं होगी, अगर डाउट लग रहा है तो नहीं आप सर, क्लियर हो गया। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये प्रश्न जो दिया गया है ये किताबों से दिया गया है। आपको बताना है कौन सी किताब कब की लिखी गई है, इसी के आधार पे आपको जवाब देने हैं। तो पहला है डी स्कूलिंग सोसाइटी। क्या आप बता सकते हैं इस किताब के लेखक कौन है? इवान इलिच। ओके, इवान इलिच का नाम आता है, और ये आपने मुझे सही जवाब दिया है। आपको बता दें कि इस किताब में इवान इलिच ने बेसिकली जब इस किताब को सन 1970 में प्रकाशित किया, 1970 में, तो उस दौरान उसने शिक्षक, शिक्षा शास्त्री, विद्यालय और शिक्षण की विशिष्ट पद्धतियां बच्चों को सही शिक्षा देने के स्थान पर त्रुटिपूर्ण सूचना दे रही है, और वे उन्हें उपभोक्तावादी समाज में ढाल रही है। इसी प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में एक ऑस्ट्रियाई पादरी इवान इलिच के द्वारा इस किताब को सन 1970 में लाई गई थी, 1970 में। दी स्कूलिंग सोसाइटी, दी स्कूलिंग सोसाइटी, डी याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली एक किताब है। उम्मीद है कि आप इस किताब के बारे में भी जानते होंगे, और इस किताब में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो नाम आता है R.D. लैग के बारे में। R.D. लैग यानी रोनाल्ड डेविड लैग की बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। और यह किताब बेसिकली लैग ने परिवार की विध्वंसक और शोषणकारी संस्था मानी गई। लैग ने परिवार को एक नेक्सस कहा, नेक्सस कहा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला इसको? नेक्सस कहा, ठीक है। किसने कहा है? R.D. लैग ने कहा। सर नेक्सिस्ट क्या होते हैं? नेक्सस बता रहा हूं। तो लैग ने परिवार एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार कर सकता है, एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार कर सकता है, और या प्रत्येक को दूसरे की हिंसा से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में उसको नेक्सस का नाम लिया, इस परिप्रेक्ष्य में इसको नेक्सस का नाम दिया गया। और यहां करेक्ट जवाब R.D. लैग ने दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। नेक्सस का मतलब सिंपल है, शोषणकारी चीजें रिलेट होने लगी, गैंगस्टर की तरह कोई व्यवहार हो रहा है, नेगेटिव व्यवहार हो रहा है, तो नेक्सस का नाम दिया जाएगा। ये परिवार के द्वारा अगर होता है तो, है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एंटी सोशल फैमिली, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, फैमिली से सारे कॉन्सेप्ट है। इस किताब के अगर कोई लेखक हैं तो उनका क्या नाम है बताइए? एम बर जो है एम बरेट और एम हाँ एम बरेट और एम मैक इंटोस ये इस किताब के लेखक हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी बता दें, एम्बरेट और जो है मैक इटोस ने इस किताब को परिवार के पतन के कारण समस्या उत्पन्न होती है। अगर परिवार का पतन होगा तो वहां पे क्या उत्पन्न होगी बताइए? सर संघर्ष या समस्या। मतभेद, हाँ, आप समस्या भी कह सकते हो, या तो आप वहां पे संघर्ष उत्पन्न होता है, आप ये भी बता सकते हो। बिल्कुल सही जवाब। आपको बता दें ये भी कि पारिवारिक नैतिकता का यहाँ पे ह्रास होने लगता है। पारिवारिक नैतिकता का क्या हो जाता है? यहाँ पे ह्रास होने लगता है। ह्रास का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से सर वो छीनने लग जाती है, क्षति मतलब हानि वहाँ पे होना, नहीं होती कमी है होना। नैतिकता एक प्रकार से परिवार में। हानि या पतन, या एक प्रकार से उसका
पतन की प्रक्रिया में आप ये कह सकते हो टूटने वाली प्रक्रिया। जी जी जी। गिरावट आना। हाँ, तो ये बेसिकली अंबरनेट ने इस किताब को सन 1980 में जिक्र किया था। 1980 में जिक्र किया था। अच्छा, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली वाली किताब कब मैंने बताया है? सर बताई नहीं आपने अभी। ये बताया नहीं आपको? सर अभी नहीं बताई। सर नहीं बताइए उसको। ऐसा हो नहीं सकता, मैंने डेट बताया होगा। सर चलो नहीं बताई। कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया तो उसको नोट करो। इस किताब को सन 1964 ठीक है। स्कूलिंग इन कैपिटलिस्ट अमेरिका एक किताब है। नाम सैमुअल का आता है। कहीं है सैमुअल इसमें? स्कूलिंग ऑफ कैपिटलिस्ट अमेरिकन सर सैमुअल नहीं। ब्राउस। नहीं है ऑप्शन। एस बॉल और इसमें क्या लिखा है? बॉल एस ऑफ गिटिंग। बाउल्स, ये तो लिखा तो है सैमुअल बाउल्स, यही तो है। एस बाउल्स एंड एच गिडिंस, है ना? तो यही है। और ये 1976 है, 1976 ठीक है। तो इस किताब में अगर मैं आपसे बात करूं तो पूंजीवादी समाज किस तरह से आंतरिक संगठन में अपने तरीके और सिद्धांतों को आम लोगों पर थोपती है, पूंजीवादी मूल्य और नैतिकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो उसी पर यह किताब बेस्ड है। एक बार ऑप्शन बताइए आप, सही जवाब क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन सर। सी हो जाए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, है ना? बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। शब्द है, विशेषता है। चर्च जानते हैं? चर्च किसको रिप्रेजेंट कर सकती है? जी सर। सामान्यता अधिक व्यक्तिपरक होता है और उसमें प्रखर परिभाषित विश्वास प्रणाली की कमी होती है। तो बेसिकली ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये पार्ट तो पूजा पद्धति की है ना? किसकी है? पूजा पद्धति को रिप्रेजेंट करती है। सामान्यता अधिक व्यक्तिपरकता होना, इसमें प्रखर परिभाषित विश्वास प्रणाली की कमी होती है और अनेक धर्म के लोग जो है एक साथ पूजा करते हैं, उसी को बोला गया भैया ये पूजा पद्धति है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है सामान्यतः रूढ़िवादी होता है लेकिन राज्य से निकट संबंध नहीं होता है। इससे नहीं होता है तो इस परिप्रेक्ष्य में संप्रदाय होता है। संप्रदाय सामान्यतः रूढ़िवादी होता है लेकिन इसका राज्य से निकटता संबंध नहीं होता है। समुदाय में अनेक समुदाय के लोग रहते हैं ना, इसलिए नहीं होता है। यह संप्रदाय को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा, प्रायः समाज से निकट संबंध रखता है और धार्मिक सच्चाई पर तत्काल दावा करता है। तत्काल दावा करता है। थर्ड, तो ये है आपका चर्च, सर। है ना? ये क्या है आपका? चर्च सच्चाई पर आधारित होता है सर। हाँ, ये आपका क्या माना जाएगा? राज्य के निकट संबंध रखता है कि नहीं? ये कहोगे। और धार्मिक सच्चाई पर तत्काल दावा करता है ना? ये आपका चर्च होगा। और एक कम रूढ़िवादी होता है और निम्न वर्ग से संबंधित होता है, वो क्या होता है? पंथ होता है। तो पंथ कम रूढ़िवादी होता है, निम्न वर्ग से संबंधित होता है। इन चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा, आप इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा सभी लोग, है ना? क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आप लोगों से ये रिलेट करा दे। और सही जवाब आपका यही देखिए, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, ये रहा ऑप्शन। पहले का आपका डी है यार, फोर्थ है ना? नहीं, पहले का तीसरा बी है। हो जाए, बी हो जाएगा बी। पहले का चौथा है सर
पहले का तीसरा तीसरा है सर, बी हो जाए। तीसरा है। अरे मैं ये इधर से मैं कर रहा हूँ, ये पहला यहाँ से डी, ये मैं सोच रहा हूँ। अच्छा पहले का तीसरा सोच रहे हो आप लोग, ओके ओके ओके, इस तरीके से सोच रहे हो, ओके। मैं इधर से देख रहा था डी का पहला, तो यानी आपका ऑप्शन यही जा रहेगा सेकंड वाला, डी ऑप्शन सही है। डी सही है ना? जी सर। डी सही ऑप्शन है। ठीक है। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है, बताइए कौन सी धारणा होगी? क्वेश्चन नंबर 12 सर ए ऑप्शन। मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है और शक्ति में परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इसी अवधारणा पर आधारित है। बिल्कुल सही जवाब है ना। शक्ति में परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस अवधारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है। शक्ति के चर का सिद्धांत, जो शक्ति के चर का सिद्धांत है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना या चर मतलब परिवर्तन होता है, चर कि ये एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत जानते हैं किस विद्वान ने दिया है, बता सकते हो? सर विल्फ्रेड पेरेटो। नहीं, और भी कोई स्टूडेंट? टालकाट पार्सन्स ने दिया है। किसने दिया है? टालकाट पार्सन्स ने दिया। तो यह एक परिवर्तनशील अवधारणा है। पार्सन्स शक्ति के सिद्धांत का मूल स्रोत जो है समाज की मूल्य मैतक्य होता है। और मूल्य मैतक्य के बारे में मुझे उम्मीद है जो पुराने स्टूडेंट होंगे, मैंने जब यूनिट नंबर 3 पढ़ाया था यूजीसी नेट में तो बताया था कि टालकाट पार्सन्स का नाम आता है। और सही जवाब ये शब्द जो है मूल्य मैतक्य को ही बताता है, मूल्य सामंजस्य शब्द। और सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखना और यह सरकारी नीति पर उन सबका कुछ प्रभाव होता है जो निम्नलिखित सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देता है। मतलब राज्य ने यह सुनिश्चित किया, ध्यान से सुनिएगा, राज्य यह सुनिश्चित करते हुए कि विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उन सबका कुछ प्रभाव होता है जो बहुलतावादी लोकतंत्र होता है, जो बहुलतावादी लोकतंत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए कि बहुलतावादी लोकतंत्र वह होता है जिसमें शक्ति के एक से अधिक केंद्र होते हैं, पावर के एक से अधिक केंद्र होते हैं। यह एक प्रकार के सामूहिक रूप से विकेंद्रित शक्ति होती है जिसको बहुलवादी लोकतंत्र कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन 3 यानी सी ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और फिर उसके बाद कहता है लेखक शब्दावली, वी पैरेटो का नाम, किताब है ये वी पैरेटो की, है ना, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। ठीक है, शब्दावलियां हैं, किताब ना कह के शब्दावलियों को रिप्रेजेंट करें तो बेटर रहेगा। मेन शब्दावली, जैसे पूंजीवाद शब्दावली होती है, पूंजीवाद। ठीक है, तो पूंजीवाद शब्दावली किसकी है? सर मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की। मार्क्स। हाँ, एक प्रतिमानहीनता शब्दावली है, प्रतिमानहीनता मैक्स वेबर का। ओ गलत जवाब। और कोई? प्रतिमानहीनता सर इंग्लिश में बताने से क्या कहते हैं? इनोमी। इमाइल दुर्खिम का। हाँ, एमिल दुर्खिम का, बिल्कुल। दुर्खिम। हाँ, देखो ऐसे ही और भी शब्द हैं, ऐसे और भी शब्द, जैसे भी पैरेटो का शब्द की बात करते हैं, गैर शासी है, इसका गैर शासी विशिष्ट वर्ग शब्दावली का प्रयोग करता है ये। अच्छा, इसके अनुसार जानते हो इसका मतलब क्या है? कि गिने चुने किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय कुछ गिने चुने व्यक्ति की ही होते हैं, बाकी सब उसका अनुसरण करते हैं, तो अनुसरण करने को बाध्य होते हैं। और यही अभिजन गैर शासी विशिष्ट वर्ग के होते हैं और अनुसरण करने वाले बहुसंख्यक होते हैं। ठीक है, तो अनुसरण वाले शब्द को रिलेट कराया है गैर शासी, तो यह आपका
रिप्रेजेंट होता है। जी मोश्का, साशी वर्ग शब्दावली का प्रयोग किया इसने, साशी वर्ग शब्दावली का। देखिए जी मोश्का के इन्होंने कहा कि अपनी एक पुस्तक लिखी थी दी रोलिंग क्लास करके। क्या लिखी थी? दी रूलिंग क्लास करके। उसमें समाज के दो वर्गों में बांटा था, एक वर्ग कहा शासक और दूसरा क्या था? शासिता। शासक और शासिता। किस किताब में? दी रूलिंग क्लास में। तो इसके अनुसार कहा गया कि शासक वर्ग जो है वो साधन है। शासक वर्ग क्या है? साधन। साधन सर। और शासिता वर्ग जो था वो सम्मान संपन्न होता है। वो क्या होता है? सम्मान संपन्न होता है। ठीक है। किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई जाए परंतु सत्ता इसी वर्ग में होती है, उस प्रक्रिया में शासी वर्ग होता है। आर मिशल, सर ये बुक कब आई थी? जी बुक कब आई थी द रोलिंग क्लास? बुक एग्जैक्ट वर्ष नहीं भी मालूम है इस पर, है ना। होगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको वहां पे करा दूंगा, नहीं तो आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, मैं बता दूंगा। उसके बाद देखिए आर मिशल। आर मिशल की बात अगर मैं करूं आपसे, ठीक है, आर मिशल, तो आर मिशल महोदय ने, इन्होंने, रॉबर्ट मिशल ने एक लौह नियम शब्दावली दिया और यह अल्पतंत्र का लौह नियम था। आपको बता दें इनकी जो किताब आई थी 1911 में आई थी, 1911 में एक किताब आई थी और उस किताब का नाम था दी पॉलिटिक्स पार्टीज। उस किताब में दी पॉलिटिक्स पार्टीज में अल्पतंत्र का लौह नियम दिया था। लौह नियम का प्रतिपादन अगर पूछता है तो यह आप बताइएगा कि आर मिल्स यानी रॉबर्ट मिशेल। अच्छा, लौह पुरुष किसको कहा जाता है बताइए जरा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये किसको जाना जाता है? आर मिशेल्स को। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही आलसी और अनुसरण करने वाली मनोवृत्तियां होती हैं। नेता अपने वाक मतलब क्या होता है? वाणी, वाक पटुता, संगठन क्षमता और जोड़ तंत्र की मनोवृत्ति के कारण सत्ता पर अपना अधिकार जमा लेता है। इस प्रकार समाज में अल्पतंत्र का ही शासन रहता है। ठीक है, तो अल्पतंत्र का लौह नियम आर मिशेल्स का नाम आता है। एस ल्यूकस, है ना, त्रिआयामी दृष्टिकोण। ठीक है। इनका मानना है कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में सहायक होता है परंतु निर्धारक नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां आर्थिक शक्ति का स्रोत बाजार शक्ति होती है तो वहीं राजनीतिक शक्ति का स्रोत दल पार्टी होती है। तो एस ल्यूकस ने त्रिआयामी दृष्टिकोण को दिया है, त्रिआयामी दृष्टिकोण दिया है। त्रिआयामी बुद्धि का एक सिद्धांत है, क्या बता सकते हो? सर स्टर्नबर्ग का। सर टर्नर। ओके, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। सर याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली। शाबाश, ऐसे काम मत किया करो, दिक्कत हो जाएगी फिर तो। अच्छा, अगर ना करवाया हो तो फिर तो वही अलग की बात है। स्टर्नबर्ग का गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। भाई आप लोगों को मैंने बताया भी था, त्रिआयामी है। उन आयाम में आपको मिलेगा सामग्री में 5 तत्व, संचालन में 6 तत्व, उत्पाद में 6 तत्व देखने को मिलते हैं। ये एलिमेंट है, त्रिआयामी का सिद्धांत दिया था, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको ध्यान में रखा करें। 14 का सही जवाब बताइए एक बार। ऑप्शन 3 बी जी। क्वेश्चन नंबर 15 कर लीजिए, है ना। आज लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए वाला। ठीक है। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से
कौन सा है, बताइए। सर मजदूर संघ। हाँ, और भी कोई? डी गैर सरकारी संगठन, ओके, एनजीओ। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बाजार होगा, है ना। सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण जो है वो बाजार है, ठीक है। क्या है वो? बाजार है। देखो, सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण बाजार ही माना जाएगा। कारण ये है कि सामाजिक संस्थाएं मानवीय प्रयास के परिणाम स्वरूप बनती है, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो उसमें शिक्षा भी आएगा, बाजार भी आएगा, अस्पताल भी आएगा, ये सभी शामिल रहेंगे। विकसित समाज में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक संस्था ही तो करती है। बोलिए, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जी सर, बाजार। इसमें बहुत सारी संस्थाएं आ जाएंगी ना बाजार में। हाँ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखिए। शाम की क्लास है 7 PM और एक आपकी 8:30। ठीक है, तो 7 पर आपकी यूजीसी नेट की क्लास है और 8:30 पर जो है वो DSSB की है। ठीक है, वहां पर भी आप लोगों से मैं एक बार जी बातचीत सर करूंगा। ठीक है, आपने जो ये नोटिफिकेशन सेंड किया है ये DSSB वालों का पेपर है? हाँ नहीं पेपर नहीं है, ये तो- DSSB का पेपर अभी नहीं है भाई। अभी वही बता रहा था, 8:30 बजे वाली क्लास में शाम को आप ज्वाइन करिएगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वहां पे और भी बच्चे रहेंगे ना। DSSB क्लास वही है, ठीक है ना। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, ओके।